हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स जूनियर। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपना पार्ट 2 या लेक्चर नंबर 2 ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हमने पिछले लेक्चर में काफी सारी चीजें कर ली थी, या कहूं लगभग 50 to 60% पिछले लेक्चर में ही हमने देख लिया था। अब जो आगे का पार्ट हम देखेंगे, बचा हमारा ज्यादा नहीं है, 40% ही मान के चलो बचा है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये पिछले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, और इसके अलावा सोप के बारे में भी पढ़ेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि इथेनॉल है, इथेनॉइक एसिड्स है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है ना, मैं पहले ही बता दूं आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सब देख रहे हो तो कॉपी पेन निकाले बिना मत बैठना। गारंटी से कह रहा हूं आपको समझ आएगा, और समझ तब आएगा जब आप समझना चाहोगे। अगर आप समझना ही नहीं चाहोगे तो मैं क्या, कोई भी नहीं सिखा सकता आपको। खुद भगवान आके भी नहीं सिखा पाएंगे। आपको खुद एक अंदर से होती है ना आग, पालनी होगी। जब तक आपके अंदर से वो आग नहीं निकलेगी कि हाँ यार मुझे कुछ करना है, मुझे करके दिखाना है, हाँ सर मैं करके दिखाऊंगा, मैं 90+ लाऊंगा, मेरे निश्चित है कि इस बार 90+ आएंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एक इंसान विदाउट मोटिवेशन कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अब इंसान जॉब करता है, काम करता है या बिजनेस करता है, वो किस लिए करता है? सिंपल सा रीजन क्या है? पैसे कमाना है। पैसे कमाने के लिए करता है ना। तो उसके पास मोटिवेशन क्या है कि उसको इतने पैसे कमाने हैं। जिसको ज्यादा पैसे कमाने हैं वो ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा काम करेगा। जिसका कम में गुजारा हो रहा है, जिसको शांति भरी लाइफ चाहिए, सुकून भरी लाइफ चाहिए, वो आराम से रहेगा। है ना? तो ये होती है एक चीज। तो आप अपनी कैसी लाइफ चाहते हो? अगर आप क्वालिटी लाइफ चाहते हो तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है ना। वरना जीवन तो वो भी जी लेते हैं जो मंदिरों के बाहर लेट जाते हैं, भीख मांग के खाते हैं, वो भी जिंदगी जी लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ये डिसाइड करो पहले कि आपको क्या करना है। आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। अगर आपको क्लियरिटी नहीं है कि आपको करना क्या है, तो देखो, फिर वो चीज तो कोई नहीं बता पाएगा। मैं क्या, कोई भी नहीं बता पाएगा अगर आपके पास क्लियरिटी नहीं है। क्योंकि आपको क्या करना है ये आपसे बेटर कौन बता सकता है? आपका क्या फ्यूचर है ये आपसे ज्यादा बेहतर और कौन जानेगा? और किसी को हक भी नहीं है आपके लिए कुछ बोलने का, कोई हक नहीं है ना। इट्स योर लाइफ, योर रूल्स। अब लाइफ आपकी है, करियर आपका है, तो मेहनत भी कौन करेगा? आप ही करोगे। हम तो देखो, टीचर कहते हैं ना, कोच इज नेवर प्ले। मतलब टीचर का काम तो सिर्फ सिखाने का है, सिर्फ यहाँ पर बताने का है। मैं आपको चैप्टर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपकी जगह एग्जाम लिखने नहीं जा सकता। एग्जाम तो आपको ही लिखना पड़ेगा ना। और जब आप अपना एग्जाम लिखोगे तो आपके दिमाग में एक ही बात चल रही होगी, क्या? क्वेश्चंस देखोगे, क्वेश्चंस करोगे। ये उल्टा सीधे दिमाग में थॉट नहीं आएंगे कि कल मैंने क्या किया था, आज क्या करना है, आगे मैं क्या करूंगा। फ्यूचर की बात वहां नहीं आएगी। वहां फिर आपको क्लियर फोकस के साथ सिर्फ और सिर्फ पेपर देखना है, क्वेश्चन देखने हैं, सॉल्व करना है। वहां आपके दिमाग में वो चल रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन कैसे करूंगा, 27वां क्वेश्चन पहले करना है कि 26वां पहले करना है। वहां फिर आपका फोकस क्लियर हो जाता है। तो जैसे आपका एग्जाम में फोकस रहता है ना, क्वेश्चन पेपर पे, क्वेश्चंस पे, ऐसे ही फोकस आपका आज के इस लेक्चर पे रहना चाहिए। अगर आपका फोकस आज के इस लेक्चर पे रहेगा, गारंटी से कह रहा हूं, लिख लो चलो, इसी चैप्टर में से आपको 10 नंबर का तो मिलेगा ही मिलेगा। है ना? इतना तो कंफर्म है। पिछला चैप्टर किया मेटल्स नॉन मेटल, उसमें से 7-8 नंबर का मिलेगा। तो आपके मैंने 17-18 नंबर फिक्स करवा दिए हैं। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, सिर्फ आराम से बैठना है, वीडियो देखनी है। और सिर्फ देखनी नहीं, ये कोई एंटरटेनमेंट पर्पज से नहीं बन रहा है, ये एजुकेशनल पर्पज से है। आपको वीडियो देखनी भी है, क्वेश्चन सॉल्व करने भी है, नोट्स भी बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स। अब आप 1-1.5 घंटे की वीडियो देखते हो, तो 1-1.5 घंटे को यूटिलाइज भी करो ना। नोट्स भी बना लो, तेजी से लिखो ना, तेजी से लिखोगे तो बन जाएंगे। मैं कह रहा हूँ सारी चीजें आपको लिखनी भी नहीं है। ये नहीं कि आप एक एक स्लाइड को लिखते चलोगे, नहीं, वो तो गलत ही है। आपको 1 बाय 1 एक एक पॉइंट लिखते चलना है शॉर्ट में। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, उसमें सपोज करो कंबशन रिएक्शन आई, ऑक्सीडेशन आई, तो आपको पूरा नहीं लिखना, आपको रिएक्शन लिख लेनी है बस। क्योंकि रिएक्शन आपको याद रहनी चाहिए। है ना? तो ये चीजें आपको समझ के चलनी है, ऑब्वियसली। तो चलो, इसी के साथ हम आज का इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, हमारी
पहला ही टॉपिक आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब देखो बच्चों, इसमें कंबशन आता है। सबसे पहले क्या आता है? कंबशन। अब कंबशन होता क्या है? तो देखो, बहुत सारे बच्चों को तो पता भी होगा कंबशन के बारे में, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। देखो, कंबशन में दो चीजें हैं, दो प्रोडक्ट बनने निश्चित है। आप याद करके चलो, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा वाटर। और बाकी का हीट एंड लाइट हमें देखने को मिलता है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन प्रोडक्ट आपको याद रखने हैं कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस वाटर यानी H2O, ये तो पता ही है। तो ये दो प्रोडक्ट अगर आप समझ गए तो आप समझ पाओगे कंबशन क्या है। आप कंबशन कहते किसे हैं वो बता देता हूँ। तो देखो, जब हम कार्बन या उसके कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन को ले लूं, हाइड्रोकार्बन पता है ना, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, वो वाले। अगर मैं उन कार्बन कंपाउंड्स की बात करूं तो वो सब फ्यूल्स की तरह यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? फ्यूल की तरह। और हमें पता है फ्यूल में प्रॉपर्टी होती है बर्न होने की। अरे एकदम से आग पकड़ लेता है ना फ्यूल, कभी भी देखा है ना? पेट्रोल आग पकड़ता है या नहीं पकड़ता? पकड़ता ही है, ऑब्वियस सी बात है। पेट्रोल में आग लग जाती है, मिट्टी के तेल में आग लग जाती है ना? क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल का मतलब समझ रहे हो ना, जो जल्दी आग पकड़ ले, वो आग को जल्दी कैच करता है। अब यही चीज कंबशन में आती है। पता है, कोई भी चीज जल रही है, मतलब आग जलते हुए देखा ना आपने? हाथ सेकते हो सर्दियों में, अब तो सर्दियां चल रही है तो आप हाथ सेक रहे होगे, है ना? चूल्हे के पास जाके उसमें आग वाग जला के या तसले में लगा के सब देखते हैं, या अंगीठी बोलते हैं कहीं कहीं। तो उसमें जब आप हाथ सेकोगे ना, तो आपको एक चीज महसूस होती है, आपको हीट महसूस हो रही है, गर्मी महसूस होती है एकदम से। सर्दी में गर्मी का एहसास मिलता है। और लाइट मिलती है, क्यों? क्योंकि आग से रोशनी तो आती ही है। लैंप लैंप वाला एग्जांपल आपके पास है ही, पुराने समय में लालटेन होता था, उसके अंदर दिया जलता रहा। या दिए का ले लो यार, उसको भी छोड़ो, मैं क्यों कॉम्प्लिकेट करूं। दिया है, दिए को जलाओ तो उससे रोशनी होती है, उससे रोशनी होती है यानी लाइट तो मिल रही है। और आग जल रही है, उससे हीट भी मिल रही है, हमें गर्मी का एहसास हो रहा है। तो ये दो चीजें जो हीट प्लस लाइट वाली है, ये मैंने ऐसे बता दी। प्रोडक्ट हमें याद रखना है, CO2 और H2O मिलेगा। अब जैसे सिंपल कार्बन को अगर जलाएं, वैसे तो ये छोड़ो, ये चारकोल वाला देख लो। एक तरीके से सिंपल कार्बन को जलाएं तो CO2 बनेगी। यहाँ पर हाइड्रोजन था ही नहीं तो H2O मिला ही नहीं। लेकिन अगर मैं कोई हाइड्रोकार्बन लूं, जैसे CH4, जैसे CH4, तो यहाँ पर निश्चित है क्या बनेगा? CO2 और H2O। क्या बनेगा? CO2 और H2O। ये याद कर लो, रट लो, क्या बनेगा? CO2 और H2O। रिएक्शन बैलेंस करनी तो हमें आती है, वो तो हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पहले ही चैप्टर में सीख ली थी अच्छे से, कि रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करें। तो देखो, ये दो प्रोडक्ट मिले मुझे और हीट एंड लाइट मिली। ये हो गया मेरा कंबशन ऑफ मीथेन। इसको क्या बोलेंगे? कंबशन ऑफ मीथेन। क्या बोलेंगे? कंबशन ऑफ मीथेन गैस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ इथेन, प्रोपेन, तो आप लिख सकते हो। अगर इथेन का होता तो क्या लेते? तो हम लेते C2H6, ठीक है, इथेन के लिए C2H6 लेते, प्रोपेन के लिए C3H8 लेते, और उसकी रिएक्शन किससे कराते? ऑक्सीजन से। अब ये नहीं कि 2O2 से कराएंगे, ये तो हमने बैलेंस के लिए लिखी है। मतलब ऐसे थी ना ये रिएक्शन, देखो CH4 जैसे मीथेन की रिएक्शन आई। अब इसको बैलेंस करो तो हमें पता है प्रोडक्ट तो फिक्स है, CO2 और H2O। इसको बैलेंस करना था। देखो, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 होनी चाहिए, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने हुए? 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ देखो, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4, तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन एटम होने चाहिए। उसके लिए क्या करूंगा? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस तरह से कुछ मैंने इसको बैलेंस किया है, इस तरीके से बैलेंस किया है। मेन क्या है? हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और बन क्या रहा है? CO2 और H2O बन रहा है। कंबशन रिएक्शन यही है, ठीक है। यहाँ पर देखो, CH3CH2OH, ये क्या है मेरा? ये है एथिल अल्कोहल या इथेनॉल। ये तो हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, IUPAC नेमिंग हम अच्छे से सीख ही चुके हैं। हमें पता ही है OH मतलब अल्कोहल, ठीक है। CHO होता है तो एल्डिहाइड होता है। अब ये अल्कोहल का जब हम रिएक्शन O2 से कराएंगे तो क्या बनेगा? एक बनेगा CO2, एक बनेगा H2O, और बाकी हमें मिलेगी हीट प्लस लाइट। क्या मिलेगी? हीट प्लस लाइट। अब देखो, CO2 H2O मिल गया, अब इसे बैलेंस भी कर दो, बैलेंस भी तो करना है। तो देखो, यहाँ पर कितने कार्बन है? 2, तो यहाँ पर भी 2 आने चाहिए, तो 2 CO2। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे? ये गिन लो, 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ पर भी 6 होने चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट में हमें ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेना है। देखो, यहाँ 3 ऑक्सीजन और यहाँ पर 4, 7 ऑक्सीजन हो गए। एक ऑक्सीजन यहाँ था, और 3 3 दूनी 6, 6 यहाँ पर कर दिए, बस 6 और 1 7 हो गया।
तो यही तो करना था। देखो रिएक्शन बैलेंसिंग मैं ज्यादा नहीं सिखा रहा हूँ, वो आपको आती है। मेन आपको रिएक्शन आनी चाहिए, बैलेंस तो आप कर ही लोगे अगर आपने पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। और पढ़ा ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पढ़ा होगा। कोई भी अगर मुझे आके आज बोले कि मेरे को पहला चैप्टर नहीं आता, तो वो झूठ बोल रहा है। इसका मतलब पहला चैप्टर तो यार सबको आता है। पहला चैप्टर किसको नहीं आता? फर्स्ट चैप्टर तो बेसिक था, इसलिए मैंने कहा कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपका पहला चैप्टर क्लियर होना चाहिए। अगर पहला चैप्टर ही क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएगी। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन आती है मेरी ऑक्सीडेशन। इन सबको आराम आराम से समझेंगे। अब ऑक्सीडेशन से कुछ याद आया? ये भी पहले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था वैसे, ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। जब हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। ऑक्सीडेशन आपका क्या होता था? ऑक्सीडेशन में रिएक्शन करवाते थे ऑक्सीजन से, या फिर मैं सिंपली बोलूं तो गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते थे? गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब यहां देखो, एल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़े बड़े वर्ड आ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे सिंपल है। पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ये दो याद कर लो, KMnO4। और पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है आपका K2Cr2O7। ठीक है, ये हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो क्रोमेट इसके लिए होता है Cr2 के लिए, ठीक है। डाई मतलब दो है ना, डाइक्रोमेट। पोटेशियम के, ठीक है। ये हो गया पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, परमैग्नेट MnO4 होता है, पोटेशियम हो गया के। ऐसे याद कर लो। अब ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आपने पढ़े थे कहां पर? जल्दी से बताओ। फर्स्ट चैप्टर में ही तो पढ़ा था, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट वहीं पढ़ा था ना। क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो खुद क्या हो, रिड्यूस हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। एंड ऑक्सीडाइज्ड अदर। तो ये करते क्या है, ये खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। दूसरे को क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं। यही काम होता है इनका, खुद ऑक्सीडाइज, खुद रिड्यूस हो जाना और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देना। ये हमारे कहलाते हैं क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं? अगर नहीं है तो अभी बता दो। ठीक है ना। ये सारी चीजें क्लियर रहनी चाहिए। अभी मैं आपको रिएक्शन तभी बताऊंगा, अभी तक मैंने रिएक्शन नहीं बताई है। कुछ क्या करेंगे, जल्दी से रिएक्शन रटवाएंगे। अरे रट लो इसको। पहले जो बेसिक चीज है वो तो पढ़ो। पहले मैंने क्या समझाया, ऑक्सीडेशन क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया क्या, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक वर्ड आ रहा था, मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सप्लेन कर दिया फिर। हालांकि आपको पता रहना चाहिए, लेकिन स्टिल मैंने आपको एक्सप्लेन किया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो, ये है मेरा इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। जैसे ही इसकी रिएक्शन मैंने एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7 से कराई, ये दोनों ही मेरे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कराएगा? जाहिर सी बात है दूसरे को ऑक्सीडाइज ही करेगा। तो यानी कि ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइज होके CH3COOH। जाहिर सी बात है ऑक्सीजन क्या होगा, गेन होगा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो दो हाइड्रोजन गायब हो गए और एक ऑक्सीजन ऐड हो गया। यहाँ पर यही हुआ ना, एक H2 गायब हुआ और एक ऑक्सीजन ऐड हुआ, तभी तो बना क्या, इथेनोइक एसिड। और ये हम आगे भी पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड। कुछ कार्बन कंपाउंड्स है ना, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, उसमें हम इसको पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अभी अभी आपने कुछ भी नहीं किया है, मैं बता रहा हूँ। अभी तो बस खेल शुरू हुआ है। अभी तो बहुत सारी चीजें आगे आगे करोगे। नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन समझनी बच्चों का खेल है। ठीक है, ये रिएक्शन बच्चों का खेल है समझनी। क्यों? क्योंकि हर किसी को पता होगा एडिशन रिएक्शन क्या होती है। अब आप कहोगे कैसे? अरे नाम देख लो, नाम क्या है, एडिशन रिएक्शन है ना। मतलब क्या हो रहा होगा, एडिशन हो रहा होगा। अब एडिशन किसका हो रहा होगा बस वो समझ लो। इसको नाम से समझना बहुत आसान है। ठीक है, तो देखो पढ़ो।
typical of unsaturated hydrocarbons where atoms add to the carbon atoms of a double or triple bond. तो देखो यहाँ पर होगा क्या, जिसमें भी डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर अगर हम कोई हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। और जरूरी नहीं हाइड्रोजन ऐड करेंगे, कुछ भी ऐड करेंगे, हमें बॉन्ड ब्रेक कराना है कुछ भी करके। जैसे यहाँ पर है ये रिएक्शन C2H4, इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। और जैसे ही मैंने इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करी क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आया और एक यहाँ हाइड्रोजन आया, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो गया कहाँ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, तो ये बन जाएगा CH3 और सिंप्लीफाई करके समझाऊं, रुको समझाता हूं। ये ऐसे था, ठीक है, हाइड्रोजन को ऐसे लिखो H2 को, ठीक है, कैसे लिखो HH, एक H आएगा इस वाले पे, दूसरा H आ गया इस वाले कार्बन पे। तो जब इस पे एक H आके अटैच होगा तो 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते, 5 बॉन्ड तो कार्बन बनाएगा ही नहीं। अरे हमें पता है कार्बन पे टेट्रावेलेंसी होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो जाहिर सी बात है यहां से एक हाइड्रोजन लेके ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 ही बनाएगा तब भी। अब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसका मतलब 3 तो हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ से एक ही बॉन्ड होगा ना, यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉन्ड होगा, यानी डबल बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड में। क्या बनेगा यहाँ पर, अब देखो, ठीक है, क्या बन गया ये मेरा बन गया इथेन। पहले क्या था, इथीन। तो ये सीधा इथीन से इथेन बन गया, क्या बन गया, इथीन से इथेन। तो यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर एडिशन हुआ। अब अगर मैं दूसरे एग्जांपल देखूं तो वो भी देख सकता हूँ। सपोज करो मैं Cl2 ऐड कर रहा होता, तो एक जगह यहाँ आ जाता, एक जगह यहाँ आ जाता, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता। लेकिन वो हम अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भी एग्जाम्पल्स देखने हैं और उसमें हम उसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो वाला एग्जाम्पल नहीं लिया। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसके ऊपर, केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, उससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको क्लियरिटी वहां पर ज्यादा मिलेगी, क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी देखने को, क्योंकि क्वेश्चन कर लेते हो ना तो वो चीज आपको समझ में आ जाती है। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपको ज्यादा टेंशन लेने की या घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब क्योंकि अगर आप यहाँ तक आ गए हो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ तो देख ही रहे हो, पढ़ तो आप रहे ही हो। और आप अगर पढ़ रहे हो, आप अगर मेहनत कर रहे हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत उसको होती है जो पढ़ना नहीं चाहता, उसी के मार्क्स कम आते हैं ना, जो नहीं पढ़ता है। जो पढ़ता है उसके तो मार्क्स आते हैं हमेशा अच्छे, उसको तो टेंशन नहीं रहती कि उसके कितने मार्क्स आएंगे, वो फेल हो जाएगा, उसके दिमाग में ये वाले ख्याल आएंगे ही नहीं। ये थॉट्स आते ही उसके ख्याल में है जो पढ़ना नहीं चाहता है, जो कुछ करना नहीं चाहता है, उसके दिमाग में ये वाले थॉट्स आते हैं कि यार क्या होगा मेरा, डर लग रहा है, ये वाली चीजें ये हो जाता है। देखो मैं तो ये चीज मानता हूँ कि ये वाली चीजें रहती ही है, कहीं ना कहीं ये चीजें इम्पैक्ट करती है हमें, तो वो वाली चीज आपको ध्यान रख के चलनी है, ठीक है। अब देखो, एक चीज तो मैंने ये बता दी, इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप क्लास 10th में हो ना तो थोड़ा सा आपको सैंपल पेपर्स और PYQs पे ध्यान देना होगा। PYQs के लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, हम सारे ही सब्जेक्ट्स के जितने भी चैप्टर्स है उसके PYQ सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। केमिस्ट्री में तो खासकर आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, जो आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखोगे उसमें आपको मिल जाएंगे PYQ सॉल्यूशन हर चैप्टर के। मैंने फर्स्ट चैप्टर के भी PYQ सॉल्यूशन की वीडियो बनाई है, सेकंड चैप्टर के PYQs की वीडियो बनाई, थर्ड चैप्टर के PYQs की वीडियो बनाई, अब इसकी भी बनाऊंगा, है ना। तो आपको सब देखने को मिलेगा, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, 100% होने वाला है, ठीक है ना, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। अब ये मेरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, आपका क्वेश्चन सबसे पहला, मुझे लगता है कि सबसे कॉमन क्वेश्चन यही होगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी होती है जिसमें एक एटम दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर दे या रिप्लेस कर दे। अच्छा, आप क्रिकेट तो खेलते होंगे, क्रिकेट तो देखा होगा ना, उसमें कितने प्लेयर होते हैं, 11।
अब 12th मैन का भी एक ऑप्शन आता है। अब वो 12th मैन कौन होता है? जो किसी 11 टीम के खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी को रिप्लेस कर देता है। मतलब होता क्या है, किसी को चोट वोट लग गई या कोई घायल हो गया, किसी को ठीक नहीं लग रहा, तो क्या होता है उस केस में? उस केस में जो हमारा एक खिलाड़ी होता है टीम का, वो बाहर चला जाता है थोड़ी देर के लिए, या उसको कोई और रिप्लेस कर देता है फील्डर आके, उसकी जगह फील्डिंग कोई और करता है। तो उस एक 12th मैन ने क्या किया, किसी एक टीम के खिलाड़ी को रिप्लेस कर दिया या फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया। फुटबॉल में भी होता है सब्स्टिट्यूट वाला केस। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, कोई एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करे या फिर उसका विकल्प बन जाए, तो यही हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें कैसे सब्स्टिट्यूशन होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ एक सिंपल रिएक्शन से। यहाँ देखो, मीथेन है, उसकी जैसी मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई सनलाइट में, अरे जैसे धूप निकल रही है, ठीक है, मीथेन और क्लोरीन को रिएक्ट करा दिया। अब सनलाइट ऐसा तो नहीं कि एक ही बार होगी, एक ही बार अप्लाई करनी पड़ रही है, अरे सनलाइट मुझे अप्लाई थोड़ी करनी पड़ रही है, सनलाइट तो है ही, वो तो हमेशा रहेगी, ठीक है। तो मैंने उसके सामने रख के बस मीथेन और क्लोरीन को रिएक्ट कराया, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट में। इसको एच म्यू से दिखा सकते हो आप, ठीक है, शॉर्ट में अगर चाहो दिखाना तो। अब जैसे ही मैंने रिएक्शन कराई तो हुआ क्या, देखो मैं इसकी रिएक्शन को यहाँ पर मैकेनिज्म को यहाँ दिखा देता हूँ। CH4 को ऐसे लिखो। मैं कोई भी चीज रटवाने में बिलीव नहीं करता, समझाने में बिलीव करता हूँ। अब होगा क्या, अच्छा Cl2 है ना, हाँ होगा क्या, यहाँ से एक क्लोरीन हटेगा, यहाँ से एक क्लोरीन हटेगा और इस पे आ जाएगा, किस पे, कार्बन पे। अब कार्बन पे जब आके एक क्लोरीन लगेगा, सपोज करो ये साइड वाला लगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर से एक हाइड्रोजन हटना चाहिए, 5 बॉन्ड तो कार्बन नहीं बनाएगा। 5 बॉन्ड बना सकता है, अरे नहीं बना सकता, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया बाहर, वो दूसरे वाले क्लोरीन के साथ आ गया, उसने बना लिया HCl। समझ पा रहे हो, क्लोरीन है, Cl2 लिखा है, यानी कि ये ऐसे होगा Cl अब इसमें से एक क्लोरीन गया यहाँ पर और एक हाइड्रोजन को उसने रिप्लेस किया, तो ये हाइड्रोजन आके इस क्लोरीन पे अटैच हो गया और क्या बना लिया, HCl। क्या बनाया, HCl। मतलब सीधे सीधे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया और वो हाइड्रोजन उसके साथ वाले क्लोरीन के साथ आ गया। अब ये रिएक्शन यही नहीं रुकेगी, अब यहाँ पर इसके बाद इसकी फिर से Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये फिर से एक Cl यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और क्या होगा, इस टाइप से हो जाएगा, प्लस HCl, ठीक है, ये बना। अब इसकी फिर से रिएक्शन Cl2 से कराएंगे तो फिर वही, यहाँ पर एक और क्लोरीन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो ये बन जाएगा CCl Cl ClH। एंड एट दी लास्ट फिर से Cl2 से जब कराएंगे तो ये CCl4 बन जाएगा। मतलब सारे के सारे जो कार्बन, सारे के सारे जो हाइड्रोजन थे वो हट जाएंगे, मतलब चारों जगह पे क्लोरीन आ जाएगा। तो इस रिएक्शन को आप ऐसे समझ सकते हो, फर्स्ट स्टेप में ये हुआ, सेकेंड स्टेप में ये हुआ, ये लिख मत देना, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको ऐसे करके। पहले CH3Cl बना, फिर CH2Cl2 बना, यहाँ पर देख लो, इस वाले में दो रिप्लेस हो गए, तो यहाँ 2 Cl, यहाँ 2H, तो CH2Cl2। और फिर CH2Cl2 की जब क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो CHCl3 बना, फिर CHCl3 की जब क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो CCl4 लास्ट में। इसको एक बार चेक करो, बढ़िया रिएक्शन है ये, एग्जाम में आने लायक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, देखो जल्दी से इसको एक बार। क्लियर है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो नहीं होगी दिक्कत, आगे हो जाएगी तो कोई कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक तो नहीं है ना। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन है मेरे पास,
ये क्वेश्चन करके दिखाओ तो माने। CH3 CH2 CH2OH। अब इसका जैसे ही मैं ऑक्सीडेशन करवाऊंगा, ये वाली तो पहली वाली तो देख के भी पता चल रही है, पहली वाली तो देख के भी पता चल रही है क्या है। तो ये कैसे बना होगा, ये देखो 1 2 3, 3 कार्बन है, ये है हमारा प्रोपेनॉल। ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। क्या बन गया? प्रोपेनोइक एसिड। अब ये प्रोपेनोइक एसिड बना कैसे होगा, कैसे बना होगा? जाहिर सी बात है, एल्कोहल जब भी एल्कोहल जब भी इथेनोइक एसिड या फिर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है, तो जाहिर सी बात है उसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर नेसेसरी है। यहाँ एक ऑक्सीजन है, वहां 2 ऑक्सीजन है, तो यानी कि एक ऑक्सीजन बढ़ गया। और हाइड्रोजन गिनो तो यहाँ पर देखो 3 2 5 और 1 6, और यहाँ देखो तो 3 2 5 2 7 8। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कम हुए, एक ऑक्सीजन बढ़ गया। तो यानी हुआ क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ होगा। और इसको मैं कौन सी रिएक्शन बोलूंगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बी वाला पार्ट देखो, बी पार्ट, CH3 CH2 CH3, यहाँ पर ये चेंज हो गया 3CO2 + 4H2O। ठीक है। अब देखो इसको बहुत ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट को। इसमें देखो, प्रोडक्ट्स पे ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स पे। तो ये वाले प्रोडक्ट्स कौन सी रिएक्शन में बनते थे? मैंने याद भी करवाया था कि इसके प्रोडक्ट्स याद रखो, ये रिएक्शन को याद रखने के लिए। तो ये वाले प्रोडक्ट्स हमारे हमेशा बनते थे किसमें? कंबशन रिएक्शन में। हाँ, तो ये मेरी हो जाएगी कंबशन रिएक्शन। ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? सी पार्ट पे आ जाओ। CH3CH डबल बॉन्ड CH3 + Br2। ठीक है। अब देखो इस केस में हो क्या रहा है, प्रोडक्ट्स देख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये आएगा। एक सेकेंड। अब आप कहोगे ये क्या है, CH3Br के साथ है। अरे रुको, मैं बताता हूँ ये हुआ है क्या। ये प्रोडक्ट इस तरीके से होंगे। अब मैं इसको लिख के दिखाता हूँ। ये हो जाएगा CH, और यहाँ आ जाएगा Br, यहाँ आ जाएगा CH3। अब ठीक है, अब देखो, ये CH Br का मतलब ये है कि Br ये वाले कार्बन पे है, ये वाला Br इस कार्बन पे है, मतलब कार्बन से अटैच होंगे ना। और ये हाइड्रोजन भी तो कार्बन से अटैच है। इसको ऊपर लिख सकते हो आप चाहो तो, इस तरीके से भी। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। अब हो क्या रहा है इस वाले केस में, ब्रोमीन के 2 पार्ट्स यहाँ पर एक बार इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूट हुआ, एक बार इस कार्बन पे आया। अब आप कहोगे कि कहीं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आप ध्यान दो, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और मैंने बताया था बॉन्ड ब्रेक होता है एडिशन रिएक्शन में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट जाता है। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में टूटा तो है, और यहाँ पर सीधे सीधे ऐड किया है। सीधे सीधे क्या किया, ऐड किया है, कोई सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पर एक बी आर ऐड किया, एक बार यहाँ बी आर ऐड किया। तो सिंपली ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। ठीक है ना? एडिशन रिएक्शन होगी ना, जल्दी से बताओ ये होगी कि नहीं?
अब डी पार्ट पे आ जाते हैं। CH3 प्लस Cl2 gives CH3 CH2Cl। ठीक है, अब यहाँ पर इस केस में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, जो मेरा इथेन है उसकी रिएक्शन क्लोरीन से करवाई और क्या बन गया, क्लोरोइथेन बन गया और एक HCl। अब इस केस में ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ होगा, क्यों, क्योंकि एक क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा और एक H को बाहर ले जाएगा और HCl बाहर आ गया। जहां पर भी HCl बाहर आ जाए या HBr बाहर आ जाए इस तरीके से, मतलब HX एसिड जहां पर भी बाहर निकल जाए, मतलब समझ जाओ क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसको एक बार नोट करो, जल्दी से नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आपको। ये सारी चीजें जो है ना, आप मान के चलो इसमें से कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन आ ही जाएगा, आना ही चाहिए, मतलब मेरे को तो लगता है कि आना चाहिए यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ आज। और ये वाले जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तो आता ही है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, ये हमारा है इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं हमारे, वैसे तो बहुत सारे हैं, अगर मैं नाम लेने लग जाऊं तो बहुत सारे बन जाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स में ही इतनी वेराइटीज है, ठीक है ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में इतनी वेराइटीज है, तो यहाँ तो कितने सारे बन जाएंगे, है ना। मैं तो नाम नहीं ले सकता, इतने सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ने हैं, जिसमें से क्वेश्चन आएंगे, वो है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। क्या है, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल होता है आपका C2H5OH, ठीक है, ये आपको पता होगा। इथेनोइक एसिड होता है आपका क्या, CH3COOH। ठीक है, जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इन दोनों की। बेसिकली सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है इथेनोइक एसिड, पर मैं आपको दोनों की बता देता हूँ। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल पढ़ो। इथेनॉल होता क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ये बात सबको पता है कि वाटर में सॉल्युबल तो होता है, पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। और लिक्विड कैसा है ये, एकदम वोलेटाइल लिक्विड है, कैसा, एकदम वोलेटाइल लिक्विड। और बॉइलिंग पॉइंट इसका लो रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। और कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, ये चार पांच चीजें हैं, आप यहाँ पढ़ लो। पहली चीज है, पहला पॉइंट को छोड़ के बाकी सब तो मैंने बता ही दिया है खुद से, वैसे पहला ही अलग होगा बस। कलरलेस, प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। मतलब कलर कैसा है इसका, कलरलेस है, मतलब कोई कलर नहीं। और इसकी स्मेल कैसी है, प्लीजेंट एंड बर्निंग टेस्ट है। वैसे इससे हमें करना क्या है, इसका टेस्ट कैसा है, वैसे बहुत लोगों को एथिल अल्कोहल में, मतलब अल्कोहल में इंटरेस्ट होता है, वैसे ही मतलब पढ़ने में है, आप क्या समझे। और ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। अब कुछ लोग इससे कुछ और अंदाजा लगा रहे हैं, मतलब वाटर में सॉल्युबल है मतलब क्या ही है, अरे मतलब सिंपल सी बात है ना, पोलर सॉल्वेंट है। नेक्स्ट देखो, वोलेटाइल लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 351 K। मतलब देख रहे हो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 351 K। मतलब सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कितना ही है, 273 पे 0 केल्विन है, तो ये हो गया 78 डिग्री सेल्सियस। मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, 100 से भी कम है बॉइलिंग पॉइंट, यानी वाटर से भी कम है इसका बॉइलिंग पॉइंट। आप देख लो, वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है, उससे भी कम। और ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो आपको इथेनॉल की याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज में से, ठीक है ना। जैसे इसकी सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 से क्यों कराएंगे तो क्या होगा। ये दो रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपकी आती आती है, इसलिए मैं थ्योरी के साथ लिख के लाया हूं। पहला है रिएक्शन विद सोडियम। अब देखो, सोडियम की रिएक्शन जैसी मैंने करवाई एथिल अल्कोहल से, क्या बना, देखो
सोडियम एथिक्साइड बन गया और H2 बाहर। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर ये रिएक्शन याद नहीं हो रही, कोई तुक्का बता दो, कोई ट्रिक बता दो जिससे ये मुझे याद हो जाए। तो बेटा इसके लिए ट्रिक है, 100% है। बताऊं क्या है? देखो, पहले मैंने लिखा यहाँ पर एथिल अल्कोहल, मैं इस तरीके से लिखता हूँ जिससे कि मैं इसको आसान बना लूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा सोडियम, क्या लिखा? सोडियम, ठीक है। अब इस रिएक्शन को याद करने का तरीका देखो, ये टूटेगा CH3CH2O निगेटिव में, ये H पॉजिटिव होता है, ये बाहर निकलेगा। और जब ये पॉजिटिव वाला पार्ट बाहर निकलेगा तो इसकी जगह पॉजिटिव वाला ही तो आएगा, यानी कि Na पॉजिटिव आएगा। और Na यहाँ पर आके Na पॉजिटिव में चेंज होगा, किसमें? Na पॉजिटिव में। यहाँ तो फ्री स्टेट में था, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट थी केवल, Na कोई चार्ज नहीं था। जैसे ही इसके पास आएगा ये चार्ज हो जाएगा, Na पॉजिटिव हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव जब बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये H2 बन जाएगा। ये अपनी फ्री स्टेट में होगा। फ्री स्टेट में हाइड्रोजन एटम कहाँ होता है? हाइड्रोजन गैस में होता है। तो ये चेंज हुआ किसमें? हाइड्रोजन में। प्लस ये इससे आके अटैच हुआ, यानी कि CH3CH2ONA। बताओ याद हो गई या नहीं हो गई? इजी ट्रिक बता दी मैंने। अब तो लिख लोगे सोडियम इथोक्साइड कैसे बना। और बैलेंस करनी आपको आती है, क्योंकि यहाँ H2 लिख दिया है तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्योंकि यहाँ पर 2 CH3CH2O हो गए तो ये भी 2 होगा। और यहाँ 2 हो गए तो सोडियम भी 2 चाहिए थे, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो हो गई बैलेंसिंग वाला पार्ट। बैलेंसिंग वाले पार्ट में मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, ये ट्रिक थी, इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, क्वेश्चन यही आता है कि जब हम सोडियम की रिएक्शन इथेनॉल से करते हैं तो कौन सी गैस लिबरेट होती है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब ये पढ़ लो एक बार। All the alcohols react with sodium metal to liberate hydrogen gas and form sodium alkoxide salts। ठीक है ना? ये देख सकते हो ना, सोडियम एल्कोक्साइड यानी इथोक्साइड की बात हो रही है। ONA मतलब सोडियम इथोक्साइड, ईथर की तरह फॉर्म बन गई ना। In the reaction of ethanol with sodium metal, hydrogen gas and sodium ethoxide are formed as products। इस रिएक्शन में ये बताना चाह रहे हैं सोडियम इथोक्साइड फॉर्म होता है एज अ प्रोडक्ट, जो हम देख भी रहे हैं, सोडियम इथोक्साइड बन गया ना। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है डिहाइड्रेशन, आय हाय हाय। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा आपको पता है ना, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, इसका मतलब क्या है? पानी की कमी होना। क्या होना? पानी की कमी होना। तो ये रिएक्शन भी यही है, इस रिएक्शन में हमें पानी निकालना है। क्या निकालना है? पानी। एक डायलॉग है ना, अपने को क्या, अपने को तो बस पानी निकालना है, तो बस वही है यहाँ पे। जो हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना, वो इतना जालिम है कि वो पानी निकाल देगा इस रिएक्शन में। ठीक है, वो क्या करेगा? H2O बाहर कर देगा और यहाँ पर बन जाएगा एल्कीन। तो देखो, हमारा जो जालिम एसिड है, यानी कि कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर इसको मैं ये बोल सकता हूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या करेगा? वाटर बाहर निकाल देगा। यहाँ पढ़ो, व्हेन इथेनॉल इज heated at the temperature 170 degree Celsius with excess amount of concentrated sulfuric acid, one molecule of water is removed from its molecule to form ethene, an unsaturated compound। ठीक है ना? इसको ध्यान से पढ़ो इस पूरे को। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर लिखा है CH3CH2OH यानी एथिल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन कराई 170 डिग्री सेल्सियस पे कंसंट्रेटेड H2SO4 से, क्या बन गया? एल्कीन बन गया और H2O बन गया। Here concentrated sulfuric acid acts as a dehydrating agent। अब dehydrating agent क्या है? जो डिहाइड्रेशन करवाए। तो यहाँ पर जो हमारा जालिम एसिड है यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ये क्या है? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो इस रिएक्शन को आप ध्यान से देख लो। अब इथेनॉल तो हमने पढ़ लिया है, अब हम आ जाते हैं इथेनोइक एसिड पे। इथेनॉल अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है ना, आपको अच्छे से समझ आ गया है, तो इथेनोइक एसिड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इथेनोइक एसिड आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, और मैं आपको इतने अच्छे से करवा दूंगा, इतने अच्छे से समझा दूंगा ना, कि आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो हाँ, इसमें एक चीज है कि इसका भी कलर इथेनॉल की तरह कलरलेस होता है। ठीक है,
बॉइलिंग पॉइंट उससे थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा रहेगा, इवन वाटर से भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, और ये जो है हमें सॉलिड फॉर्म में ही देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें एक दो चीजें और हैं, मतलब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आपको इथेनोइक एसिड में देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली यार ये एसिड है ना, इथेनोइक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे जब आगे आगे कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह और एल्डिहाइड कीटोन्स, ये सब अभी आपने सिर्फ आईयूपीएसी नेमिंग में नाम के लिए देख लिया है कि इनकी नेमिंग कैसे करनी है। जब आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एक एक कंपाउंड की इतनी इतनी सारी रिएक्शन, तब आप अच्छे से समझ पाओगे, सीख पाओगे कि हाँ, हर कंपाउंड, हर मॉलिक्यूल कुछ कहता है। जैसे मैं यहाँ पर चेक करूं इथेनोइक एसिड के लिए, सो इट इज अ कलरलेस लिक्विड हैविंग सो टेस्ट एंड हैव स्मेल ऑफ विनेगर। तो देखो ये हमारा कलरलेस लिक्विड होता है जिसका खट्टा खट्टा टेस्ट होता है, और स्मेल कैसी होती है, विनेगर जैसी। विनेगर देखा है ना आपने आम घरों में, सिरका बोलते हैं जिसको, सिरका, वही समझ लो बस। बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन। 391 केल्विन मतलब कितना हो गया, 118 डिग्री सेल्सियस। वाटर से ज्यादा है इसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इथेनॉल से तो ऑब्वियसली ज्यादा है, इथेनॉल का तो वाटर से भी कम था और इसका वाटर से भी ज्यादा है। तो कई बार कंपैरिजन के लिए आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट में कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, किस किस के लिए, इथेनॉल के लिए और वाटर के लिए और इथेनोइक एसिड के लिए। तो देखो सबसे कम इथेनॉल, फिर वाटर, फिर ये इथेनोइक एसिड। जल्दी देख लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर सही है ना। क्वेश्चन आ गया तो आपके काम मेरा ये वाला नुक्ता आएगा। सबसे पहले देखो बीच में वाटर है, ठीक है, सबसे कम इथेनॉल का है, सबसे ज्यादा इथेनोइक एसिड का है, बीच में वाटर है, ऐसे याद कर सकते हो आप। इसका होता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 373 केल्विन। इसका कितना होता है, यहाँ लिखा ही है 391 केल्विन। ठीक है, और इसका लगभग 350 केल्विन या 351 केल्विन। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर रहेगी तो आप आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हेन प्योर CH3COH यानी प्योर एसिटिक एसिड को फ्रीज किया जाता है, इट फॉर्म्स कलरलेस आइस लाइक सॉलिड। ये क्या बनाता है, एकदम कलरलेस आइस की तरह जो एक सॉलिड बनता है। इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। मतलब ये लिक्विड फॉर्म में था लेकिन इसको सॉलिड फॉर्म में भी चेंज किया जा सकता है। कैसे, फ्रीज करके, जैसे वाटर को फ्रीज करके आप आइस बनाते हो ना। अरे सिंपल सी बात है, वाटर तो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे ही उसको फ्रीज किया क्या बन गया, आइस बन गई। तो यहाँ पर भी वही है, इथेनोइक एसिड जो हमारा लिक्विड फॉर्म में था उसको मैंने फ्रीज किया और क्या बना दिया, आइस लाइक सॉलिड बना दिया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अगर ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ गया ना कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है, तो आप बता पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे, है ना। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड की हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें बनाना है सॉल्ट। क्या बनाना है, सॉल्ट। और एसिड और बेस को जैसे ही मैं रिएक्ट कराऊंगा, आ हा याद आ गया, वाटर बाहर और सॉलिड सॉल्ट अंदर। मैंने तरीका बता रखा ना आपको याद करने का, जैसी एसिड और बेस मिलेंगे, वाटर बाहर और सॉल्ट अंदर, यानी कि हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता ही होगी एसिड बेस वाली, है ना। हम ये भी बता लेते थे कि एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, बेसिक सॉल्ट कब बनेगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले रहे हैं तो एसिडिक सॉल्ट बनता था, और अगर हम दोनों स्ट्रॉन्ग या दोनों वीक लेते थे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता था, और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते थे और वीक एसिड लेते थे तो बेसिक सॉल्ट बनता था। और अगर आप इस रिएक्शन को देखो जिसमें मैंने CH3COH लिया है जो कि एक वीक एसिड है, और NaOH लिया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कैसा सॉल्ट बनेगा, अरे बेसिक सॉल्ट बनेगा ना। बस ये पकड़ लिया आपने तो बस हो गया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड में हम यही देखने वाले हैं। इसकी रिएक्शन कराएंगे एक बेस से। बेस कौन सा लिया है, NaOH। कौन सा, NaOH, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब भी हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन
एक स्ट्रॉन्ग बेस से यानी कि NaOH से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है। ठीक है, तो इसको पढ़ो अच्छे से। इथेनोइक एसिड कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट्स फंक्शनल ग्रुप। द केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड आर मेनली ड्यू टू दिस फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो मतलब जो केमिकल रिएक्शन भी हो रही है ना इथेनोइक एसिड की, मेनली वो इसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है। जैसे रिएक्शन विद बेस देखो, रिएक्शन विद बेस में अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बेस से कराते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, NaOH। तो इथेनोइक एसिड गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद अ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर, जल्दी से इस रिएक्शन को देख लो। ये वाली रिएक्शन याद कराने की जरूरत तो नहीं है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ एसिड बेस सॉल्ट में। इस टाइप की बहुत सारी रिएक्शन मैंने करवाई है, वीक एसिड सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस लेके, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लेके। तो एक बार इसको जल्दी से चेक करो, जल्दी से। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, ये आपका टास्क है कि आप इसको पूरा करो। ठीक है, अब यहाँ देखो, एक क्वेश्चन पूछ लिया है बहुत ही बढ़िया किस्म का। वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कर पाओगे क्या? देखो, इथेनॉल होता है CH3CH2OH, और इसकी किसी से भी रिएक्शन करवा के मुझे अगर इथेनोइक एसिड बनाना है, ये वाला पार्ट, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ना, इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। जाहिर सी बात है। या फिर ये भी मत लिखो, हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं ना, कोई भी एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तो KMnO4 ले लो या K2Cr2O4 ले लो। ठीक है, ये तो मुझे इतना तो मालूम है, K2Cr2O4 ले लूं या KMnO4 ले लूं या K2Cr2O7 ले लूं। मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एसिटिक एसिड बनाना है। अभी पीछे भी हमने ये वाली रिएक्शन देखी थी सेम, जिसमें ऑक्सीडेशन में ना इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाने वाली, यहाँ पर देखो, वहां पर भी हमने देख लिया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते थे। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो है ही, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर मुझे रीजन लिखना हो तो मैं लिखता हूँ, इन दिस रिएक्शन वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट देयर इज देयर इज अ gain of oxygen atom in product side and removal of hydrogen atoms। तो ये हमारा एक रीजन हो गया। इस रिएक्शन में हम क्या देख सकते हैं, क्लियरली हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम का क्या हुआ, गेन हुआ प्रोडक्ट साइड में, और रिमूवल हुआ हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव हुए हैं। तो इसको हम देख के समझ सकते हैं ये वाली चीज को। ठीक है ना।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सोप्स एंड डिटर्जेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट। दोनों ही चीजें आपके घरों में यूज होती है और आपके घरों में ये चीज देखने को 100% मिलेगी ही मिलेगी। सोप और डिटर्जेंट तो सभी यूज करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो डिटर्जेंट को यूज करते होंगे, कपड़े वपड़े धोने स्टार्ट कर दिए हैं क्या? क्लास 10th में वो वैसे कर दिए होंगे, अभी तो कर लेने चाहिए अगर नहीं किए हैं, क्योंकि कॉलेज में जाओगे तो बहुत काम आएगा। वहां पर खुद से ही कपड़े धोने पड़ेंगे। इवन वॉशिंग मशीन में भी आपको डिटर्जेंट पाउडर तो डालना ही होता है, मशीन ऑन करनी ही होती है। तो थोड़ा बहुत सीख लो। अगर मान लो मशीन नहीं मिली तो क्या करोगे? तो वहां पर हाथ से भी धोने पड़ सकते हैं, तो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये तो रही मस्ती मजाक की बात, बट सीरियस पॉइंट पे सोप एंड डिटर्जेंट आपके घरों में भी देखने को मिलते हैं। सोप नहाने के काम आता है, ठीक है। सोप से हम कपड़े नहीं धो सकते और डिटर्जेंट से हम नहा नहीं सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम डिटर्जेंट से नहाने लग जाए, क्योंकि स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा वरना। और सोप से कपड़े नहीं धुलेंगे, सिंपल सी बात है। हाँ, कपड़े धोने वाला सोप अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो कपड़े धोने वाले साबुन नहीं, यहाँ सोप मतलब नहाने वाले साबुन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो सोप्स आपने कई तरह के देखे होंगे, हर कंपनी अपनी सोप बनाती है अलग अलग, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं सिंपल सोप की बात कर रहा हूँ, साबुन की। तो साबुन की क्या क्वालिटी होती है? एक तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसकी एसिडिक और बेसिक बिहेवियर की बात करूं, तो ये तो जन्मजात जाहिर है कि सोप हमारा बेस होता है। कैसे? उसमें NaOH होता है। क्या होता है? NaOH होता है। ये मैंने बताया था ना, उसमें कोस्टिक सोडा मिलाते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। तो वो कैसा बिहेव करता है? बेस जैसा बिहेव करता है। उसका टेस्ट कैसा होता है? एकदम बिटर होता है, ठीक है। ये सारी चीज आपको पता है। हम बेस में बोलते भी थे कि सोपी टेस्ट। सोपी टेस्ट क्यों बोलते थे? क्योंकि उसमें बेस का फ्लेवर एडेड होता है। तो सोप हमारा वैसे है क्या? अब हम सोप को समझते हैं। यहाँ तो हमने सोप के बारे में जान लिया कि सोप है क्या। लेकिन अगर मुझे एक लाइन में बताना हो कि सोप क्या है, तो मैं बोलूंगा केमिस्ट्री की भाषा में, तो सोप हमारा है सोडियम या पोटेशियम का कोई भी सॉल्ट। लेकिन सॉल्ट सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ कोई भी सॉल्ट, उसमें हाइड्रोकार्बन भी तो एडेड होगा, जिसमें हमारा लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में भी कौन सा पार्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हमारा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एडेड होगा। यानी कि CH3COONA, हमने देखा था एक सोडियम सॉल्ट बनता था, सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है ना, CH3COONA। यहाँ पर हमें उसको लॉन्ग कार्बन चेन पे ले जाऊं, अगर अगर मैं उसको लॉन्ग कार्बन चेन पे ले जाऊं, तो ऐसे लिख सकता हूँ C17H35COONA। मतलब देख रहे हो कितनी लंबी चेन है, मतलब 17 कार्बन की चेन और 18वां ये, तो 18 कार्बन है टोटल इसमें, Na पॉजिटिव। तब आप देख सकते हो कितना बड़ा, मतलब सोपिफिकेशन आपकी एक रिएक्शन आती है, वो आप बुक में से पढ़ सकते हो, वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो पता होना बहुत जरूरी है। जब भी, जैसे अगर मैं इस टाइप से बोलूं, किसी एस्टर की रिएक्शन अगर मैं NaOH से कराता हूँ, लेकिन लॉन्ग वाले एस्टर की, ऐसा नहीं छोटे मोटे एस्टर की रिएक्शन जब NaOH से कराता हूँ, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की तरह समझ लो, तो हमें ये कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट देखने को मिलता है, जो कि एक लॉन्ग चेन में रहता है, उसको हम सोप बोलते हैं। अब सोप्स जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं किसमें? सॉफ्ट वाटर में, यानी कि वही पानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। भारी पानी में नहीं, एक भारी जल होता है ना, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर पढ़ा है ना आपने? हार्ड वाटर, इसमें आप पढ़ोगे ड्यूटेरियम ऑक्साइड वाला। हार्ड वाटर में क्या होती है? बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज होती है, इसको आप पी भी नहीं सकते। इसको सिर्फ हम यूज कहाँ कर सकते हैं? नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, यही सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर चीजों के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं इन सबको, ठीक है। हार्ड वाटर की ये क्वालिटी है, क्वालिटी नहीं मतलब बेकार है। हार्ड वाटर अच्छा थोड़ी है, सॉफ्ट वाटर होता है मेनली हमारे काम का, तो ठीक है, हम पी थोड़ी सकते हैं हार्ड वाटर को। अब डिटर्जेंट होते हैं, डिटर्जेंट के बारे में जान लेते हैं। तो डिटर्जेंट हमारे अमोनियम और सल्फेट सॉल्ट होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब यहाँ पर क्या करो, जैसे ये यही है C17H35, COO, Na पॉजिटिव की जगह आ गया मान लो NH4 पॉजिटिव। अमोनियम होता है हमारा NH4, सल्फेट होता है हमारा SO4 2 निगेटिव, ठीक है। ये सल्फेट होता है, ये अमोनियम आयन होता है। इसके जब सॉल्ट बनेंगे लॉन्ग चेन कार्बन में, तो हम उसको बोलेंगे डिटर्जेंट। बेसिकली क्वेश्चन इस वाले टॉपिक में कहाँ से आते हैं, मैं उस पर पहुंचता हूँ, जल्दी से वहीं पर पहुंचता हूँ।
क्वेश्चन आते हैं इन दोनों के डिफरेंस पे कि सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है। हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है, सोप या डिटर्जेंट में से, या क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में से क्वेश्चन आता है, वो अभी बताऊंगा मिशेल कैसे बनता है। डिटर्जेंट आर इफेक्टिव इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। डिटर्जेंट कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे तुम हार्ड वाटर में डाल दो, मुझे तुम सॉफ्ट वाटर में डाल दो, आई कैन रिएक्ट विद बोथ। मैं दोनों के साथ फ्लेक्सिबल हूँ, मुझे चाहे हार्ड वाटर में डाल दो, चाहे मुझे सॉफ्ट वाटर में डाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोप को फर्क पड़ता है हार्ड वाटर से, लेकिन डिटर्जेंट को नहीं पड़ता। अब ये डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में। देखो सोप सबसे पहले, सोप क्या होता है, फिर देखो डिटर्जेंट क्या होता है। ये दो चीजें समझ ली ना, बस हो गया काम। सोप के लिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। तो सोप्स आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये तो हमने पहली ही लाइन पढ़ ली थी, ये तो सबको ही पता होगा, ये किसी को ऐसा नहीं होगा जिसको ना पता हो। नेक्स्ट है, डिटर्जेंट्स आर जनरली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। डिटर्जेंट क्या होते हैं जनरली हमारे, अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। नेक्स्ट देखो, soaps are not suitable for washing with hard water as it forms insoluble sperm। ये क्या करते हैं, एक insoluble precipitate टाइप बना लेते हैं सोप। अगर हम इसकी हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, हार्ड वाटर में इसको मिला दें, तो क्या होगा, ये उसकी इम्प्योरिटीज जो होती है ना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की, उसके साथ इम्प्योर प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, इसीलिए इसको हम यूज नहीं करते हैं हार्ड वाटर के साथ। लेकिन डिटर्जेंट क्या करता है, डिटर्जेंट क्या करता है, वो इनसॉल्युबल होता है किसके साथ, उसकी इम्प्योरिटीज के साथ, तो डिटर्जेंट इजीली उसमें मिक्स हो जाता है, तो डिटर्जेंट को हम यूज कर सकते हैं। तो किसको हम हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते, सोप को, और डिटर्जेंट को कर सकते हैं, ये चीजें ध्यान रखो ऐसे। सोप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फैट्स और वेजिटेबल ऑयल। सोप हमारा बनता है फैट से, वेजिटेबल ऑयल से, लेकिन डिटर्जेंट कहाँ से बनता है, वो अलग ही है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला पता है ना आपको, Na2CO3.10H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वो आपका डिटर्जेंट जो है फैट्स और वेजिटेबल ऑयल से नहीं बनता है, ऐसे ध्यान रखो बस। ये हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो यानी बहुत समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है तो यानी बहुत समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप। अब देखो इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है, मिशेल कैसे बनता है और क्या बनता है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, कभी भी आपने देखा होगा सोप का एक क्लिनसिंग एक्शन होता है, यानी वो सफाई कर देता है, हमारे शरीर की सफाई कर देता है। और कभी भी आप देखना साबुन को लेके किसी गंदी चीज पे लगाना, जैसे शर्ट पे दाग लग गया हल्का सा, उसको पानी में डालो और सोप से रगड़ो, तो आप देखते हो ना कि वो उसको साफ कर देता है, वो क्लीन करता है उसको। तो वो कैसे कर पाता है, इसके पीछे दो रीजन है। सोप डुअल नेचर दिखाता है, हाइड्रोफोबिक भी और हाइड्रोफिलिक भी, यानी एक वाटर लविंग और एक वाटर के साथ ना रहने वाला। तो जो वाटर के साथ रहने वाला है वो तो वाटर के साथ रहेगा, हाइड्रोफिलिक टेल वाला। और जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वो क्या करता है, वो क्लीनिंसिंग एक्शन करता है। वो क्या करता है, डर्ट को क्या कर लेगा, खींच लेता है एकदम। और ये एक स्फेरिकल सा एक टेल बनाता है, जिसको हम बोलते हैं मिशेल। क्या बोलते हैं, मिशेल। अब इसको एक बार पढ़ लो तब आप समझोगे। Most dirt is oily in nature and hydrophobic and attach itself with dirt and the ionic end is surrounded with molecule of water. This result in the root formation of a radial structure called मिशेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मिशेल कैसे बनता है। तो देखो मिशेल आपके इस टाइप से होंगे, ये हमारा सोप है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप से मिशेल कई सारे। ये आपकी ऑयल ड्रॉपलेट हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, ऑयल ड्रॉपलेट। ठीक है, और यहाँ पर Na+, तो ये जो हमारा कैटायन है, इसको स्फेरिकल फॉर्म में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी सिंपली क्या है कि जो हमारा डर्ट है वो जो डर्ट है वो ऑयली होता है नेचर में, ठीक है, तो वो किससे अटैच होगा, उसके
मतलब सोप के हाइड्रोफिलिक पार्ट से होगा या हाइड्रोफोबिक पार्ट से? हाइड्रोफोबिक पार्ट से होगा, ऑब्वियस सी बात है। हाइड्रोफिलिक पार्ट तो यानी वाटर से अटैच हुआ। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफिलिक क्या होता है? वाटर लविंग, तो वो वाटर से अटैच हुआ। और जो उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो किससे अटैच होगा? डर्ट से, यानी ऑयल से अटैच होगा, और वो उसको खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है ना। और बाकी का पार्ट किससे है? यहाँ लिखा है ना, आयनिक एंड इज सराउंडेड विद मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब जो उसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेडियल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिशेल। तो जो हमारा ऑयल का डर्ट का पार्ट है ना, वो इससे अटैच हो गया, इसके हाइड्रोफोबिक पार्ट से, और यहाँ पर हमें मिशेल फॉर्मेशन देखने को मिल गया। सोप मोलिक्यूल्स या सोप मिशेल्स हेल्प्स टू डिसॉल्व डर्ट एंड ग्रीस इन वाटर एंड क्लोथ गेट्स क्लीन। और इसीलिए ये हमें किस में यूज करता है? ये हमें किस में हेल्प करता है? ये हमें हेल्प करता है वाटर ग्रीस या वाटर के थ्रू इसको डर्ट को निकालने में। नेक्स्ट पढ़ो। सोप इज मिक्सचर ऑफ मिशेल एंड द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट present in hard water react with soap molecules to form insoluble product called scum. This scum created difficulty in cleansing action. अब देखो वही चीज, अब हम इसे हार्ड वाटर में क्यों नहीं डाल सकते, सिर्फ सॉफ्ट वाटर में क्यों यूज होता है? अब इसको पढ़ो, इसको पढ़ लोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अरे सिंपल सी बात है, हार्ड वाटर में क्या होता है? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है, या उसकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, और वो उससे रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा? इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना लेगा, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना लेगा, जिसको हम बोलते हैं स्कम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एक लाइन का स्कम क्या है, तो स्कम क्या है? जो हमारा इनसॉल्युबल, एक तरीके से हमारा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, जो सोप मॉलिक्यूल हार्ड वाटर से रिएक्ट करके बना लेता है, जो सोप मॉलिक्यूल हार्ड वाटर से रिएक्ट करके बना लेता है, ऐसा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट क्या होता है? स्कम कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? स्कम। और ये जो स्कम है ये क्लींसिंग एक्शन में डिफिकल्टी पैदा करता है, मतलब ये क्लींसिंग इफेक्ट को होने से रोकता है, एक तरीके से ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए फॉर्मेशन ऑफ स्कम कैसे हुआ, या फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स कैसे हुआ? इतनी बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन है, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर रेड एंड ब्लू? ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करते रहना होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस करते रहोगे ना, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर लोगे। मतलब अपने अपने बारे में सोचो ना, आप अपने बारे में, आपका टेस्ट है, आपका पेपर है, इसको मैं बता देता हूँ वैसे। चेंजेस क्या ऑब्जर्व करेंगे जब हम सोप को लिटमस पेपर में लेंगे? रेड मिलेगा या ब्लू? देखो ये है मेरा सोप, इधर डाला मैंने लिटमस पेपर, तो अगर सोप सॉल्यूशन में है, ठीक है, क्योंकि लिटमस पेपर डालेंगे तो सोप सॉल्यूशन में तभी तो कर पाएंगे ना। ये सोप के ऊपर सीधा लिटमस पेपर डालेंगे और सोप थोड़ा सा गीला है, तभी तो उसका पता चलेगा क्या कलर आएगा। तो जैसे ही मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे ही मैंने ब्लू कलर ऑब्जर्व किया, मैं क्या समझा कि ये बेस है। क्या है? बेस है। अब सोप जो है हमारा, या तो बेस की तरह दिखाएगा तो ब्लू कलर दिखाएगा, या फिर अगर वो एसिड होगा तो किसकी तरह दिखाता है? एसिड वाले केस में क्या दिखाता है, जल्दी बता दो। अरे ये तो पता ही होगा, इसलिए मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, वैसे बहुत आसान आंसर है, मैंने बता भी दिया है। हाँ सही है, ठीक है ना। आंसर मैंने पहले ही लिख दिया है वैसे, ब्लू पहले ही लिख के चला गया था। होगा क्या देखो, रेड वाला चेंज हो जाएगा किसमें? रेड लिटमस पेपर चेंज होगा इनटू, रेड चेंज हो जाएगा ब्लू लिटमस पेपर में, क्योंकि बेसिक है ना। और अगर मैं ब्लू लूंगा तो ब्लू ब्लू में ही रहेगा, ब्लू डजेंट चेंज। क्यों? क्योंकि ब्लू ही रहेगा, तो ब्लू से रेड नहीं होगा। तो अगर मैं रेड लिटमस पेपर लूंगा वो ब्लू में चेंज होगा, लेकिन अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर ही डालूंगा तो ब्लू ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यानी कि इससे एक बात तो पता चल गई कि हमारा सोप कैसा बिहेवियर शो करता है? बेसिक बिहेवियर। अब कुछ क्वेश्चंस है, अब मैं चाहता था कि आप लोग भूल ना जाओ आयुपेक। मुझे पता है अगर मैं नहीं ये रिपीट करवाता या आपको रिवाइज नहीं करवाता ना, आप 101% है कि भूल गए होते।
आप क्योंकि भूलने में तो एक्सपर्ट हो ही, इसीलिए मैं ये कुछ 4-5 क्वेश्चन लिख के ले आया था जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, इसमें देखो, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जैसे पहले वाले का क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नेम क्या होगा, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है और सीधी स्ट्रेट चेन है, सीधी स्ट्रेट चेन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एल्केन है। एल्केन में भी कौन सा, 4 है, तो ब्यूटेन। बी ऑप्शन देखो, बी में है CH3 CH, यहाँ पे आ गया OH, ये हो गया CH3। अब यहाँ देखो 1 2 3, 3 कार्बन बीच में अल्कोहल, तो ये मेरा हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए आता है प्रोपेन और अल्कोहल के लिए ओल आता है, लेकिन कौन सी पोजीशन पे, 1 2 3, या यहाँ से देख लो 1 2 3 तो भी एक ही बात है, तो प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, प्रोपेनोल होता ना, लेकिन सेकंड पे अल्कोहल ग्रुप आ रहा है, ओल सेकंड पे आ रहा है, तो लिखेंगे प्रोपेन टू ऑल। ऐसे ही यहाँ देखो CH3 CH2 COOH, इसमें देखो क्या बन जाएगा, 1 2 3। अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, या फिर ऐसे भी देख लो, तो ये क्या बन रहा है, प्रोपेनोइक एसिड ही बन रहा है ना, ये तो मैं बता भी चुका हूँ। डी वाला ऑप्शन देखो, CH3 CH2 NH2। अब देखो 1 2, दो ही है तो यानी इथेन। अब अमाइन जुड़ा हुआ है, NH2 यानी अमाइन ग्रुप, इथेन प्लस अमाइन क्या हो जाएगा, इथेन अमाइन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ई है मेरा CH3CHO। CHO ग्रुप आता था एल्डिहाइड के लिए, तो यहाँ पर एल्डिहाइड यानी लास्ट में अल लगेगा, लेकिन कितने कार्बन है उससे मुझे पता चलेगा ये इथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, क्या है। तो देखो 1 और 2, दो कार्बन है, तो इसको बोलेंगे इथेन अल। इसको मिथेनल मत लिख देना, मिथेनल लिख दिया पता चला गलत हो गया। अरे दो कार्बन है ना, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसको भी तो गिनेंगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसको वो मिथेनल लिख के आते हैं, मिथेनल होगा HCHO, इथेनल होगा CH3CHO। अब ये देखो लास्ट वाला CH3CO CH2CH3, इसको ऐसे लिखो CH3CO CH2CH3। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2 3 4, तो ये हो गया, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस कीटोन क्या होता है, लास्ट में ओन लगता है, तो ब्यूटेन ऑन या ब्यूटेन टू ऑन लिखेंगे। अब मैंने ब्यूटेन टू ऑन क्यों लिखा, क्योंकि 1 2 2 पे आ रहा है ना कीटोन ग्रुप, इसको ब्यूटेन ऑन या ब्यूटेन टू ऑन लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया ये वाला। हाँ मैंने करवा दिया तो हो ही गया ना, अगर मैं आपसे करवा लेता, अगर ये लाइव क्लास होती तो मैं आपको सामने बुला के करवा लेता, फिर मैं देखता कितने लोगों से हुआ। अभी तो आपको आसान लग गया होगा ना देख के, अभी तो क्या है कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर मैं करवा लेता तो फिर पता चलता कितना आता है, उसमें फिर क्लियर हो जाता। ठीक है, तो ये था हमारे आज की क्लास का, आज का लेक्चर मुझे लगता है बस यहीं रोक देना चाहिए। बहुत ज़्यादा बच्चे फैटिग में भी आ गए हैं, बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं, अब इनको इतना ज़्यादा करवाना भी ठीक नहीं है, वो तो जुल्म होगा इनके ऊपर, क्या होगा, जुल्म। और जुल्म मैं करने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पसंद करता जुल्म करना। अरे मेरा तो सिंपल सा है, फंडा क्लियर है एकदम, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना वो ना पढ़े, वो क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, क्यों टाइम पास कर रहा है, मत पढ़ भाई, सिंपल है। मैं तो बोल देता हूँ, हाँ नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ा मतलब नुकसान नहीं हो जाएगा देश का। वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा आज की डेट में आप देख ही रहे होंगे, जॉब के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का एक एग्जाम निकलता है, हजारों लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो भीड़ तो ज्यादा हो ही चुकी है यहाँ पर। तो अगर आपको भीड़ से अलग बनना है ना, तो आपको कुछ अलग करना होगा, आपको मेहनत ज्यादा करके दिखानी पड़ेगी। अगर आप ज्यादा मेहनत करके नहीं दिखा पाओगे तो वो आपका नुकसान है, किसी और का नहीं, है ना। क्योंकि ये मान के चलो, हमेशा आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, यू आर ऑलवेज रिप्लेसेबल। ठीक है, और
ये सोच के ईमानदारी के साथ मेहनत करो। कभी भी ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे ना, काम कोई खराब नहीं जाता। जो भी काम करोगे ईमानदारी के साथ, वो आपको कभी ना कभी जीवन में अच्छा आउटकम ज़रूर देगा। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कब आपको उसका फल मिल जाएगा आपको पता नहीं। और ये कहावत तो मशहूर है ही कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड खत्म होता है, बहुत बड़ा चैप्टर, और इसके पीवाई के सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट पूछना हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको इसी में यूट्यूब चैनल में ही डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप एक बार उसको चैनल को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल पे आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हो डाउट, टेलीग्राम चैनल पे भी आप डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे पता है अभी आपके डाउट्स आने लगे होंगे बहुत सारे। मतलब क्वेश्चन से अलग भी आपको मतलब हो सकता है स्ट्रेटेजी पूछनी हो, कुछ आपको किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप पूछना जरूर चाहोगे कि क्या करूं क्या ना करूं, कोई रहे मुझे बताए मुझे गाइड करे तो कितना अच्छा होता। तो सेम टू सेम उसी चीज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल हो या टेलीग्राम चैनल हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। और हमारे जो सारे के सारे टीचर है वो सभी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वो ऑब्वियसली आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस।